राधे राधे बच्चों, मैं सलोनी यादव। 10 साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और उसको हम समझेंगे डिटेल में, उसकी पूरी थ्योरी पूरा निचोड़ के रख देंगे और पूरे इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझेंगे कि जिसको हम भूलेंगे ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं 10 ईयर के PYQ शानदार से क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सब लोग पढ़ो। आवृत्ति बीजियों में पौधों में पुंकेसर है। आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर है। मादा जननांग, नर जननांग, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है? मादा जननांग होगा, नर जननांग होगा, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों है, और इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, 20 सेकेंड है आपके पास, आंसर बताओ। आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर की बात की है। पुंकेसर क्या है? तो आओ समझते हैं डिटेल में, हम समझा रहे हैं। चलो, यहां हम एक पुष्प बना रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, पुष्प बना रहे हैं। यह है पुष्पासन, जिस पर पुष्प बैठा रहता है। आसन करने वाला होता है ना पुष्पासन, वही है। तो पुष्पासन के ऊपर वर्तिकाग्र और इसमें पुंकेसर का पार्ट है। पुंकेसर, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको डिटेल में समझ के तब आंसर करेंगे, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये आंसर दूसरा या तीसरा या चौथा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम पूरा समझा रहे हैं और आप लोग समझने पे फोकस करो। ठीक है, इधर उधर की बातों में नहीं। आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ ही लो। ठीक है, हम जो काम करने बैठते हैं अगर हम उसको पूरा 100% देते हैं तो वो हमको जरूर आता है। अगर जिस काम को हम कर रहे हैं लेकिन हम अपना 100% उसको नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के काम में भी लगे हैं, फोन भी चला रहे हैं, उसी में पढ़ भी रहे हैं, उधर भी मन लगा है, इधर भी मन लगा है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, पढ़ भी ले, तो इसमें हमको नहीं आता है। तो हम पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ पे देखना। तो हम समझ रहे हैं पुंकेसर क्या है, पूछा है आवृत्ति बीजियों में पुंकेसर क्या है। तो आओ समझते हैं पुंकेसर क्या है अच्छे से। देखो, ये क्या है? पुंकेसर। अब इसी को पूछा है पुंकेसर क्या है। क्या है पुंकेसर? ठीक है, पूछा है पुंकेसर क्या है। पुंकेसर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? इस पुष्प में स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक, बात सिर्फ यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर में अंतर करने के लिए पूछा है कि पुंकेसर है, स्त्री केसर है, नर जननांग है, मादा जननांग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि पुंकेसर क्या है? पुंकेसर क्या है? तो बता रहे हैं हम क्या है पुंकेसर भाई। बस थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखो, क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे, समझेंगे भी, साथ में चैप्टर भी रिवीजन करेंगे और दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के आने से अगर एक दिन अभी ही बोर्ड एग्जाम अगर हमारा ले लें, अभी ही डेट दे दें, तो भी हम तैयार हैं भैया। ठीक है, तो ये क्या है? पुंकेसर नर जननांग, पुंकेसर नर जननांग। और ये क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग। पुंकेसर नर जननांग है और स्त्री केसर मादा जननांग है। पुंकेसर नर जननांग है, स्त्री केसर मादा जननांग है। समझ में आया? क्लियर? तो पूछा क्या है? आवृत्ति बीजियों में पुंकेसर क्या है? तो नर जननांग पहले ही गलत है, नर जननांग तो स्त्री केसर है। ठीक है, मादा नर जननांग तो गलत हो गया, मादा जननांग गलत हो गया। अब नर जननांग है पुंकेसर, राइट। पुंकेसर स्त्री केसर दोनों गलत। समझ में आया?
क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जरूर में बताना, और अपना सपोर्ट तो जरूर देना। समझ में आया तो भी, अगर ना समझ में आया तो फिर से बताना कि मैम कम समझ में आया है या फिर हमें अभी भी नहीं समझ में आया है। तो मैम आपके साथ है भैया, मैम को तो आपको पढ़ाना ही है, मैम का काम ही है आपको पढ़ाना। तो मैम अगर आप लोग बताओगे तभी मैम अपना और अच्छे से समझाने की तुमको कोशिश करेंगी, अपना पूरा 100% देंगी, और हम अपना 100% आपको देने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। हाँ ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आ गया, क्लियर है आज? तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलो क्या है, एक आवृत्ति या प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु की संख्या होती है। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु की संख्या होती है। अब लघु बीजाणु ध्वनि जो होती है, लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या के बारे में पूछा है। ठीक, तो ये एक प्रारूपिक बना रहे हैं डायग्राम, कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि जब स्टार्ट किए थे तभी बताया थे कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको डिटेल में समझ के तब आंसर करेंगे, जिससे कि हमको खुद भी पता चले कि ये क्या होता है या ऑप्शन कैसे हो गया, ये दूसरा या तीसरा या चौथा। ठीक है, चलो बात करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसको। पराग कोश में लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या पूछा है, तो लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या होती है, ये पराग कोश का निर्माण हो गया, ये लघु बीजाणु ध्वनि हो गई। तो एक पराग कोश में कितने लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या हुई बताओ? अरे बोलो सब लोग कि एक आवृत्ति बीजी पराग कोश में कितने लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती हैं? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी घा। यहाँ पे तो घा है, वैसे तो डी या 4। समझ में आया? हाँ चलो बात आगे करते हैं, इसको इरेज करो। समझ में आ गया यहाँ पे लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या कितनी होती है? तो लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या कितनी होगी? 4, इरेज हो गया 4। ठीक, ऑप्शन डी। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, मोस्ट लाजवाब क्वेश्चन है, जिससे कि हाल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। क्या बात करते हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि पूरा चैप्टर ही रिवीजन पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि जिससे एक क्वेश्चन ही थोड़ी ना सॉल्व हो, क्वेश्चन के साथ साथ उसके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए उस क्वेश्चन को करने के अलावा। ठीक, चलो इसकी बात करते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। बात आई है प्रतिमुखी कोशिका की, कि पूछा है कि प्रतिमुखी कोशिका कहाँ उपस्थित होती हैं? बताओ। प्रतिमुखी कोशिका तुम लोगों ने पहला चैप्टर तो क्लास 12 यहाँ पे दिसंबर महीना आने वाला है, तो क्लास 12 का पहला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा अच्छे से। तो बात आई है प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती हैं। पूछा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं। चलो और डिटेल में सब समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, भ्रूण कोश में तो होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। पहला तो पूछेगा अगर कहाँ उपस्थित होती हैं, तो भ्रूण कोश में उपस्थित होती हैं। अब भ्रूण कोश के किस छोर में उपस्थित होती हैं वो तो हम डायग्राम से समझेंगे। क्या बात करते हो? डायग्राम चलो समझते हैं। अब तुम लोगों ने तो अच्छे से पढ़ ही रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तब भी समझ लो कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं, या फिर भ्रूणकोश में क्या क्या होता है। भ्रूणकोश भी पढ़ लेते हैं और प्रतिमुखी कोशिकाओं की उपस्थिति भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिका की। ये तो हमारा है, इसका डायग्राम है भ्रूण कोश। तुम लोग अपना सपोर्ट करना, पहली बात तो अगर तुम लोग अपना सपोर्ट दोगे तो हम भी आज एमसीक्यू लेके आए हैं, कल मैराथन लेके आएंगे फर्स्ट चैप्टर के। अगर सेकेंड दिन फिर आगे जाएंगे तो पूरे बुक का भी मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए अपना सपोर्ट देना और हम अपना पूरा 100% तुम लोगों को देंगे। ठीक है,
और हम आपके साथ तो है ही है, ठीक है। हमारा तो काम ही है आपको पढ़ाना और आपको अच्छे से बनाना, आपको ऊंचाइयों तक लेके जाना। और आप लोगों का भी तो एक फर्ज बनता है ना कि मैम को भी अच्छे से इतना फेमस कर दो कि मैम भी बहुत लोगों को पढ़ाने लगे, हम जैसे बच्चों को, घर बैठे। तो समझो भ्रूण कोश, ये है बीच में केंद्रक। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो सब लोग ध्यान से पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन और भी आगे इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस करना इस पे। हम भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से, पूरा 100% समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और तुम लोग को समझ में तो आएगा ही, हम समझा रहे हैं। तो चलो, ये क्या है, ये दोनों ध्यान से देखना, ठीक। क्या है, सहाय कोशिका, सहाय कोशिका। यहां बात सहाय कोशिका की नहीं बोली है, यहां बात प्रतिमुखी कोशिका की है। तो ये क्या है हमारे प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में ये भी आएगा, तो इसकी बात अभी नहीं करना है, ठीक है। इसकी बात हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। अगर यही सब कर देंगे तो आगे वाले क्वेश्चन भी तो करना है। बोलो बोलो, चलो। तो प्रतिमुखी कोशिका ये है द्वार या बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, सिरा बोल दो, बीजांड द्वार सिरा, ओके। और ये क्या है, निभागी सिरा या निभागी छोर, निभागी छोर। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। तो पहला ही ऑप्शन है निभागी छोर, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अंडद्वार कोशिका में नहीं, मध्य में नहीं, ये देखो मध्य में नहीं है। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ है, निभागीय छोर पर। क्लियर हुआ बच्चों? अब सोच रहे होगे मैम आज तक तो हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, वैसे समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया, कैसे हुआ? तो बताएं कैसे हुआ, क्योंकि तुमने अपना 100% यहाँ दिया है, ठीक है। तो जब अपना 100% किसी भी चीज को दोगे, किसी भी चीज को दोगे 100%, तो वो तो तुम्हारा होके ही रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ? अगर किसी को तुम अपना 100% दोगे, अपना टाइम दोगे, तो वो तुम्हारा होगा कि नहीं? तो चलो आगे, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? आ गया हो तो क्लियर कर देना। चलो आ गया है तो अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में। अभी हमने बात किया कि वो जो भ्रूण कोश की संरचना बनाई थी उसमें क्या था, मैंने बताया था ना कि इसी के से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, बताया था ना, इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए क्या करो, उसे ध्यान से पढ़ो, ठीक। तो सहायक कोशिका सभी में पाई जाती है, गलत, सभी में सहायक कोशिका नहीं पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती है, बहुत से भ्रूण कोश में नहीं पाई जाती है सहायक कोशिका। अंड कोशिका या, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सब में अंड कोशिका पाई जाती है, ठीक। प्रतिमुखी कोशिका गलत, और चौथा भी आंसर गलत। समझ में? अभी इसके पहले ही हम समझ के आए हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में अंड कोशिका, सहायक कोशिका और जननी कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं वहां पे मैंने पढ़ा था कि ये कहाँ स्थित होती हैं, निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। तो सभी प्रकार के भ्रूण कोश में सिर्फ एक ही कोशिका है जो हर एक भ्रूण कोश में पाई जाती है,
वो क्या है? अंड कोशिका। राइट। चलो आगे चलते हैं। ये है हमारा शानदार सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार है, बहुत बहुत बहुत, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे हम खुद से भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पूछा है जौ, यहाँ पे भैया जौ रहेगा, जो नहीं रहेगा। जौ क्या होता है? जौ, जौ जानते हो? हम लोग जो किसान की भैया जो खेती वेती करता है उससे पूछना, या फिर तुम करते होगे तो जौ जानते हो। जौ हमारे खेतों में बोया जाता है। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पूछा है कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? बताओ कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की कितनी आवश्यकता होगी? 50, 125, 25, 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 125 अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो क्या होगा? जौ के 100 दाने बनेंगे। समझ में आया? 125 अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन एक बार करते हैं तो क्या होता है? 4 निर्माण होते हैं, 4 दाने। ठीक, और कितना पूछा है? 100 पूछा है, तो 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आ गया हो तो क्लियर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ये शानदार शानदार क्वेश्चन आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे कि आज भी आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम लेके आ गई हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? जौ के 100 दाने उगाने हैं तो अर्धसूत्री विभाजन की कितनी आवश्यकता होगी? 125 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तुम लोग भी बता दिया करो थोड़ा सा, अब गलती तो इंसान से ही होती है। हाँ, 25, 125 नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो इसको समझ लो। अब ये मत कहना कि मैम 25 कैसे हो गया मैम, 25 कैसे हो गया। अब इसी में बस कैसे हो गया, आप सारे क्वेश्चन को छोड़ो, जो आ रहा है वो भी छोड़ो। अब मैम बताओ, अब बताने वाले हैं, बस थोड़ा सब्र रखो, बस बताने वाले हैं। ठीक, देखो 1 से 4 निर्माण कर रहे हैं। ठीक, 1 से 4 हो रहे हैं तो 100 को 25 चौको 100 नहीं होगा। 25 को 4 से डिवाइड करोगे, इंटू करोगे तो 25 चौको 100, सिंपल। ठीक है, अब तुम लोग क्या है कि मैम आपने तो ये 25 चौको 100 पहले ही डायरेक्ट कर दिया, अब हम कैसे करेंगे? क्या हम भी पहले तीसरा ऑप्शन ही करेंगे? तो समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको नहीं पता है ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड क्लियर नहीं हो रहा है कि 50 और 125 क्यों नहीं होगा मैम, तो क्यों नहीं होगा तो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे 4 निर्माण हो रहे हैं तो 4 को अगर 50 से गुणा करोगे, गुणा तो करना आता है ना, तो 50 चौको 5 चौक 20, 50 चौको 200, यानी कि यहाँ से 200 के दाने उड़ रहे हैं। लेकिन पूछा क्या है? 100 दाने पूछा है, तो पहला तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। दूसरा ट्राई करते हैं। 125 को 4 से गुणा करेंगे। 4 से क्यों कर रहे हैं मैम? ये क्या कॉन्सेप्ट है 4 से ही गुणा करेंगे? क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 तो निर्माण हो रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 और 4, एक में 4 हो रहे हैं तो 100 करने हैं तो 4 से ही तो इंटू करेंगे जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो 125 4 5 20 की 0 हासिल आए 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 2 हासिल 1, 4 1 4 1 5। तो ये भी गलत है, 500 नहीं पूछा है, ध्यान दो।
ओनली 100 दाने पूछा है, 100 दाने बनाने हैं, ना कि हमको 500 पूछने हैं। ठीक, तो तीसरा ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, तीसरा 25 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको कितना होता है? 100। आ गया ना? आया? सब्र का फल मीठा होता है, हमने बता दिया ना। 25 चौको 100, यानी तीसरा ही हमें 100 दाने के बारे में पूछा है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 25, यानी तीसरा। आया समझ में? आप बोल दो भैया, क्लियर है मैम? चौथा भी ऑप्शन कर लो। 75 गुणे 4, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 4 सत्ते 28 29 30, ये तो नहीं होगा, 300 नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 है, तीसरा है। क्लियर है? ठीक है, तीसरा ऑप्शन नंबर 3, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, अपने दोस्तों को भी बताना कि मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, ताकि वो लोग भी, क्योंकि कर्म करो यार, यहाँ पे तो सब। ठीक है, 4 यहाँ से निर्माण हो रहे हैं। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस एक बार कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आ रहा है मैम, या नहीं समझ में आ रहा है मैम, आप और अच्छे से समझाइए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तब भी, और नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी कमेंट में जरूर बताना कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही हो या मैम आप बुरा पढ़ा रही हो। ठीक है, चलो बहुभ्रूणता क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ ऑप्शन। ल्यूवेनहॉक द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा। 4 ऑप्शन हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में बताओ। हो गया? तो चलो हम बताते हैं। बहुभ्रूणता, पहले बहुभ्रूणता क्या है? मतलब ऐसा फल जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो? भ्रूण हो। यहाँ पर बहु, बहु मतलब अनेक, अनेक मतलब एक से अधिक, भ्रूण मतलब यहाँ पे बहुश्रूणता लिख दिया गया है, बहुभ्रूणता रहेगा। ठीक है, बहुभ्रूणता की खोज, बहु मतलब अनेक, भ्रूणता मतलब भ्रूण। ऐसा फल जिसमें एक या एक से अधिक बीज होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। ठीक, बहुभ्रूणी फल। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पे ऑप्शन बताओ तुम लोग, यहाँ पे कुछ कुछ क्या है? कुछ बताओ, तुम लोग भी कुछ बताओ, यहाँ पे कुछ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है। अब बच्चे कहेंगे मैम आप तो ऑप्शन ही गलत रखी हो। नहीं, हमने ऑप्शन गलत नहीं लिखा है, हमने ऑप्शन जानबूझ के गलत लिखा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना तुक्का मारने वाले, मैम बी होगा, मैम तीसरा होगा, मैम चौथा होगा। तो यहाँ मैम अपना तुक्का मारने वालों को बता रही हैं कि इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं बच्चों। ठीक है, अब ये मत समझना कि मैम हम पेंसिल कॉपी लेके बैठे हैं कि मैम ये वाला तीसरा सही है, मैम चौथा सही है, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पे आंसर लिख लेना, या फिर तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो तो भी लिख लेना। पंचानन महेश्वरी। कौन है? पंचानन महेश्वरी। ठीक है, समझ में आया? हमने जानबूझ के ये ऑप्शन एडिट करके मतलब गलत करके लेके आया था। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तुक्का मार लगाते हैं कि मैम हमारा तुक्का देखते हैं, हमारा तुक्का कितना सही होता है, हम तुक्का मार से अपना बोर्ड एग्जाम निकाल लेंगे, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसको कर लेंगे तुक्का मार से। तो यहाँ पे तुक्का चला, यहाँ पे तो चारों ऑप्शन गलत थे, तुम लोगों ने तुक्का मारा। ठीक है, तो ऑप्शन है ये पंचानन महेश्वरी। समझ में आ रहा है ना? पंचानन महेश्वरी एक वैज्ञानिक है जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, जनक यानी पिता कहा जाता है। समझ में आया?
चलो आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष है। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष है। बताओ परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष क्या है? तो यहाँ पे पेरिस्पर्म अवशेष बीजांडकाय है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करना। ये थोड़ा इंग्लिश में पेरिस्पर्म दिया गया है, पेरिस्पर्म थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन बीजांडकाय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, क्लियर कर लेना। ठीक है, नहीं हम थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। तो बच्चों हम आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कर रहे थे। वैसे मुझे सही लग रहा था बीजांडकाय ही होगा, क्योंकि परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म की बात कर रहे हैं। मुझे पेरिस्पर्म थोड़ा डाउट लग रहा था कि पेरिस्पर्म का अवशेष में। ठीक है, तो आद्यावरण नहीं है, अंताध्यावरण नहीं है, भ्रूणपोष भी नहीं है, बीजांडकाय होता है जो पेरिस्पर्म का अवशेष होता है। पेरिस्पर्म में जो बचा होता है उसका अवशेष जो होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय। तो राइट ऑप्शन है बीजांडकाय। ओके, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया है, तो अब बात करते हैं पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? बताओ। इसमें सेम वही ऑप्शन दे रखा है। क्यों दे रखा है? यहाँ पे भी कुछ घपला है, समझ लेना क्या घपला है। बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? पराग नलिका का अध्यावरण में बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? तो बाह्य अध्यावरण नहीं, अंताध्यावरण नहीं, भ्रूणपोष नहीं, बीजांडकाय नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो मैम आप तो गलत आंसर ही लेके आ रही हो, गलत ऑप्शन ही लेके आ रही हो, मैं क्या करूं? तो तुम कुछ ना करो, हम समझा रहे हैं ना, बता रहे हैं आंसर। तो आंसर होगा इसका पराग नलिका का अध्यावरण में यानी बीजांड में प्रवेश कहलाता है मीजोगैमी। अब मीजोगैमी समझा रही हैं। मीजोगैमी। ठीक, अब इसको हम मीजोगैमी को समझा रहे हैं। ठीक है, अब मीजोगैमी को समझा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं जिससे तुम लोग भी कहो मैम आप तो इतना बड़ा लिख दे रही हो। मीजोगैमी। ठीक है, मीजोगैमी। चलो बात करते हैं पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश। ये है बीजांड। ठीक है, अच्छे से बना रहे हैं। बीजांड की बात करने हैं तो इसको डिटेल में बताने के लिए पहले डिटेल वाला फिगर बना रहे हैं हम। ठीक है, हम बीजांड की बात कर रहे हैं तो बीजांड की बात ध्यान से सुनना। ठीक है, बीजांड क्या होता है या कैसा होता है? ठीक है, तुम लोगों को इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए बोर्ड एग्जाम में, और आएगा भी ये क्वेश्चन, तो समझना अच्छे से। ठीक, ये क्या है? बीजांडकाय। थोड़ा सा मोटा ले लें, जल्दी हो जाए यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। ठीक है, बस हो गया। ये क्या है? बीजांडकाय। ठीक है, ये क्या है?
अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण मतलब एक बाह्य अध्यावरण, एक अंतः अध्यावरण, और ये बीजांड है। तो पूछा क्या है, पराग नलिका का बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश में क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है, आप लोग बताओ। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश, ये ऐसे पराग नलिका आएगी और इसी से प्रवेश करेगी बीजांड में। पराग नलिका आएगी, बीजांड में प्रवेश करेगी, यह क्या कहलाता है? तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? मीजोगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मीजोगैमी। ठीक है, राइट? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब तुम लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, वैसे बुक में या कॉपी में हर एक जगह बने हैं डायग्राम, तो तुम लोग डायग्राम देख भी सकते हो या फिर मैंने बना के वैसे भी समझा दिया है, तुम लोग समझ भी गए होगे। ठीक है, तुम प्यारे बच्चों, तुम इतने अच्छे से समझ रहे हो तो समझ में तो आएगा ना, हम समझा रहे हैं तो। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, एक आवृत्ति बीजी में 400 परागकण को उत्पन्न करने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? एक आवृत्ति बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो अभी जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन किए थे हम, ये वाला जौ के 100 दाने वाला। ठीक, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो है, ये देखो 400 पूछा है, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 2 निर्माण होंगे पहले, तो फिर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड हो जाता है तो एक अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। ठीक, तो 1 से 4 बन रहे हैं, तो ये द्विगुणित होता है, ये आगुणित होते हैं। ठीक, आगुणित होते हैं, ये आगुणित होता है। समझ में आया? 1 से 4 बन रहे हैं, तो पूछा क्या है? 400 को निर्माण। मैंने क्या बताया था कि 400 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 1600 आ गया। 1600 थोड़ी ना पूछा है हमसे तो पूछा है कि 400 को। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 4 से गुणा करेंगे 100 को, 100 चौको 400। ठीक है, पूछा क्या है, कितने बार करेंगे? तो 100 बार। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? 100। तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं। 200 को 400 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, इसको इरेज करो पहले। 200 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 800 आ गए। तो 800 हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कितना? 400 पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से देखना और देखने के बाद उसे सही करना। सही करने मतलब उसको पहले चेक करना कि क्या होगा। तो ये भी गलत हो गया। अगर 50 को 400 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। तो 200 भी हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 400, तो यानी 100 चौक को 400, ऑप्शन बी, राइट? समझ में आया? क्योंकि ऐसे हम 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आगे क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग तैयार रहना। ठीक है, चलो बात करते हैं द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य। कौन से द्विनिषेचन? द्विनिषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लॉजिक भी है, लॉजिक को समझना भी है। ठीक है, तो बात करते हैं द्विनिषेचन। 2 नरयुग्मक का अंड कोशिका के द्वारा या के साथ संयोजन। ठीक, के साथ संयोजन। और दूसरा क्या है? एक नरयुग्मक का अंड कोशिका तथा दूसरे नरयुग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजन। तीसरा क्या है? एक नरयुग्मक का अंड कोशिका तथा दूसरे नरयुग्मक का सहायक कोशिका के साथ संयोजन। और चौथा क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? नरयुग्मक का अंड कोशिका या अंड अणु में प्रवेश। ठीक, तो बात चलो पहले समझते हैं, पहले हम समझेंगे फिर उसके बाद आंसर का टिक लगाएंगे। द्विनिषेचन का तात्पर्य। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहाँ होता है? द्विनिषेचन कहाँ होता है? भ्रूण कोश में होता है। ठीक है, द्विनिषेचन कहाँ होता है? भ्रूण कोश में होता है। यह है द्विनिषेचन, भ्रूण कोश। ये क्या है? भ्रूण कोश। चलो भ्रूण कोश को समझते हैं।
इतने अच्छे से समझा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो तुम लोग भी समझने पे ही फोकस करना, इधर उधर की बातों या इधर उधर देखना या इधर उधर बकवास करना ये सब मत करना, ठीक। अब पढ़ रहे हो तो अपना 100% टाइम दो, ठीक है। जिसको टाइम दोगे वो तुम्हारा होके रहेगा, ठीक। चलो, अब बात तो समझ रहे हो ना, जिसको टाइम दोगे वो तुम्हारा होके रहेगा, तो इसको टाइम दो, आएगा जरूर, ठीक है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी फील करो, फील करके एंजॉय करो, फील करके एंजॉय करो, क्योंकि फील करने के बाद सब याद ही हो जाएगा, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है केंद्रक, ओके। चलो थोड़ा कलर चेंज करें जिससे कि नरयुग्मक दिखे। ये दोनों क्या है, नरयुग्मक आ रहे हैं इस पराग नलिका से। ये पराग नलिका है जिससे क्या आ रहे हैं, दो नरयुग्मक आ रहे हैं, ठीक। पराग नलिका से क्या आ रहे हैं, दो नरयुग्मक आ रहे हैं। अब पूछा क्या है, दो नरयुग्मक, एक नरयुग्मक यहाँ पे पहले समझो, एक ऐसे ऐसे नरयुग्मक आएगा इस पराग नलिका से और यहाँ से एक संलीत होगा इसके साथ, अंड कोशिका के साथ। ये है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये क्या है, अंड कोशिका। एक अंड कोशिका के साथ संलीत होगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक के, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलीत हो, द्वितीयक केंद्रक के साथ, ठीक। एक अंड कोशिका के साथ संलीत हुआ, संलीत मतलब जुड़ा, संलीत मतलब या संयोजन मतलब जुड़ना, संयोग करना, ठीक। और दूसरा किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक, दो केंद्रक है ना इसलिए इसे बोला गया है द्वितीयक केंद्रक, इसके साथ संलीत हुआ या संयोजन हुआ। तो ऑप्शन क्लियर टिक करते हैं, दो नरयुग्मक का अंड कोशिका के साथ संयोजन नहीं, क्योंकि अंड कोशिका के साथ संयोजन हो रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है, एक ही नरयुग्मक का अंड कोशिका के साथ संयोजित हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। एक नरयुग्मक का अंड कोशिका, एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नरयुग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। यहाँ बात की क्या की है, अंड कोशिका का एक और दूसरा क्या है, द्वितीयक केंद्रक के साथ। बात हमने वही की है जो यहाँ पे दूसरे में लिखा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नरयुग्मक का सही सहायक कोशिका के साथ संयोग होना। तो सहायक कोशिका ये है हमारी, ये क्या है, नहीं ये नहीं है, ये है सहायक कोशिका। ये दोनों अभी हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, ये है सहायक कोशिका, तो इसके साथ संलीत नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, नरयुग्मक का अंड अणु में प्रवेश, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका तो स्टेटमेंट ही गलत है। ये अंड अणु क्या होता है, अंड अणु में प्रवेश, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, समझ में आया ना, क्लियर 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 हो गया हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, एक जौ वाला एक परागकण वाला। अब बात आई है लघु बीजाणु वाला, ठीक। हमने बताया था ना ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखो हम यहीं पे 3 क्वेश्चन यहाँ के देख लिए, तो बोर्ड एग्जाम में तो आ ही सकते हैं एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है। चलो बात करते हैं, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, बताओ। ऑप्शन है 100, 50, 25 या 400, बताओ। ऑप्शन क्या है, 100, 50, 25 या 400। 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सोचो या फिर क्लियर करो। हमारे पास 10 सेकेंड है, फिर वैसे तो हम बताने ही वाले हैं, जानते हुए मैम तो सब बताएंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैम बताएंगे तो पहले से भी अपना कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन ऐसे ही किए, सेम ऐसे ही थे, सिर्फ क्या था, थोड़ा थोड़ा चेंजेस थे, थोड़ा थोड़ा क्या थे,
चेंजेस थे क्वेश्चन में, 100 की जगह पे 400 या 400 की जगह पे 200 दिया था। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं हम। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, ये द्विगुणित होता है। ये क्या है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। यहाँ पे एक मात्र वर्ड आया है, मात्र कोशिका यानी माँ। ठीक, माँ से ही बच्चों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, यानी माँ से जब बच्चों का जैसे निर्माण होता है वैसे ही ठीक उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पे मात्र कोशिकाओं से क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, हमने बताया था यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड। ठीक, सेकेंड होगा, इसमें क्या होगा, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। क्या होगा, 4, वो भी क्या, अगुणित। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या थी, द्विगुणित, ये क्या है, अगुणित। 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। अब ये भी 4 निर्माण हुए हैं, 4 निर्माण है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 100, 50, 25 या 400। तो 100 को 400 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 100 चौको 400, पूछा कितना है, 200। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 400 आ गया ना, तो पूछा कितना है, 200 पूछा है। हमने पहले भी बताया है कि क्या करना है। दूसरा ट्राई करते हैं, 50 गुणे 4, 50 गुणे 4, 5 चौका 20, 200। ये भी गलत, ये सही है, 200 ही पूछा है। ठीक, ये सही है, 50। 25 को गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 ही आया है, तो पूछा कितना है, 200 पूछा है, तो ये भी गलत है। और चौथा क्या है, 400, 400 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, 1600 का आ गया। ठीक है, राइट, समझ में आया। इसी तरह हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे। एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष परिपक्व होता है। एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष जब परिपक्व होता है तो उसमें पूछा है कि उसमें क्या होता है। ठीक, तो बात करते हैं क्या क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया 7 केंद्र की 8 कोश की, दूसरा 7 केंद्र की 7 कोश की, तीसरा 8 केंद्रीय 7 कोश की, और चौथा क्या दिया है, 6 केंद्र की और 6 8 कोश की। बताओ आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। नहीं आ रहा है, चलो बताते हैं। पहले ही बताया है कि जो भी बताएंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसको पूरा डिटेल में पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कराएंगे। तो बात करते हैं एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश की। और हमने बताया भी था इसके पहले कि इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, इसलिए उसको क्या करो, ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये केंद्रक है बीच में, ये कोशिका, ये कोशिकाएं हैं, इसके बीच में क्या है, केंद्रक है। इसमें एक कोशिका है लेकिन 2 केंद्रक हैं। ठीक, एक कोशिका है लेकिन 2 केंद्रक हैं। तो एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। यहाँ पे 3 कोशिका हो गई, इसमें सिर्फ एक कोशिका है, इसमें भी 3 कोशिका है। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 कोशिका। इसमें क्या है, 7 कोशिका है। हमने इस कोशिकाओं के नाम पहले पढ़ लिया है। ठीक, 7 कोशिका है। और केंद्रक गिन लो, एक केंद्रक, 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 कोशिका और क्या है, 8 केंद्रक। समझ में आया, कैसे आया,
डायग्राम में देख लो 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। यहाँ पे समझो ये बीच में कोशिका एक है, लेकिन इसके अंदर केंद्रक क्या है, 2 है, ठीक है। और हर एक में तो कोशिका भी एक है और केंद्रक भी एक है, राइट। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, सैल्विया का परागण होता है। सैल्विया एक पौधा है जिसमें किसके द्वारा परागण होता है, बताओ। सैल्विया एक पौधा है जिसमें परागण होता है। जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ सब लोग, किसके द्वारा परागण होता है। बताओ, जल्दी से बताओ, किसके द्वारा परागण होगा। देखो ये है सैल्विया। सैल्विया थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो हम इसको सही कर दे रहे हैं, ठीक है। लिख लेना अगर जिसको यहाँ पे डाउट हो कि सैल्विया कैसे लिखा, सैल्विया, ठीक, सैल्विया ऐसे होता है सैल्विया, ठीक है। थोड़ा वो प्रिंटिंग कर रहे थे तो वो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, तो उसको सही कर लेना सब लोग। सैल्विया, सैल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, जल द्वारा नहीं, वायु द्वारा गलत, इस कीटों द्वारा। सैल्विया में परागण कीटों द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। कीटों द्वारा परागण क्यों होता है, क्योंकि जो सैल्विया पौधा होता है वो रंगीन पौधा होता है, इसमें पुष्प क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो क्या होते हैं, कीट जो होते हैं ना, कीट हमेशा, जैसे तुम लोग किसी के प्रति आकर्षित होते हो, किसी को देखोगे जब वो सुंदर लगेगा या लगेगी तो उसके प्रति तुम लोग आकर्षित होते हो, तो वैसे ही समझो ये जो सैल्विया है ना, सैल्विया बहुत कलरफुल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब कीट भौरे या देखते हैं कि वो सैल्विया बहुत कलर, तो वो क्या होते हैं, कीट उनके ओर आकर्षित होते हैं और फिर उनके ऊपर बैठते हैं, उनका रस चूसते हैं और उनके परागकण क्या होते हैं, उनके पैरों में लग जाते हैं और फिर वो कीट दूसरे वाले सैल्विया दूसरे पौधों पे पड़ते हैं, जाते हैं, तो क्या होते हैं, परागण पहुंच देते हैं। तो इसमें क्या होता है, परागण हो जाता है। यानी सैल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, कीटों द्वारा। समझ में आया कि सैल्विया में परागण कीटों द्वारा क्यों होता है। हाँ देखो बच्चों, हम समझा रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, तो तुम लोग भी समझो। हम समझा रहे हैं कि सैल्विया में परागण कीटों द्वारा होता है। कीटों द्वारा कैसे मैम, अब तुम लोगों को समझ में आया कि वायु द्वारा, जल द्वारा क्यों नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं कि सैल्विया जो पुष्प होता है उसमें कलर होते हैं और वो क्या करते हैं, कीट क्या होते हैं, कीट अगर जब कोई पुष्प होता है जो कलर होता है उसकी ओर कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे तुम लोग जाते हो कहीं भी घूमने टहलने जाते रहते हो और कोई दिखा तो बस उसकी ओर आकर्षित हो गए, बस वो मेरी फ्रेंड होती या वो मेरा फ्रेंड होता तो क्या बढ़िया होता। तो ठीक उसी प्रकार ये सैल्विया है। सैल्विया क्या करता है, सैल्विया कलर होता है, तो कीट भौरे क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं और सैल्विया को देखते हैं तो उस पर पहुंच जाते हैं और सैल्विया पर पहुंचे तो क्या करते हैं, वहां पे उसके मकरंद को चूसने के बाद दूसरे पुष्प पर पहुंचे तो उसमें क्या हो, सैल्विया के परागकण उस पर लग गए, तो परागकण निकले और दूसरे, और फिर उसके बाद स्त्री केशर के वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचे कीट तो क्या हुआ, उस समय परागण हो गया। समझ में आया, इसीलिए क्या होता है, सैल्विया में परागण कीटों द्वारा होते हैं, राइट। समझ में आया, आगे बात करते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तुम लोग बताओ। ऑप्शन है परनिषेचन, स्वपरागण, सचात, पुष्पी परागण, इनमें से कोई नहीं। बताओ मैम, आप तो परागण वाला फिर से क्वेश्चन लेके आ गई, अब आप समझाओ, हम समझ रहे हैं। अरे तुम भी तो कुछ बताओ कि एक ही पादप है और पुष्प क्या होंगे, पादप में बहुत सारे पुष्प होंगे, एक ही पादप है लेकिन पुष्प क्या होंगे, 2 होंगे। समझो, आ रहे हैं समझाने। मैं तो क्या टेंशन है, मैम समझा रही है, हम समझ रहे हैं और लिखना तुम्हारा काम है, मैम का तो काम समझाना है ना, ठीक है। तो आगे समझते हैं, आओ चलो। बात हुई है एक पादप की,
ये एक पादप है, थोड़ा पादप है तो ये ग्रीन कलर का होगा इसकी डंडी, ठीक है। ठीक है, पादप में क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, स्त्री केसर का पार्ट, एक पुष्प है, यहाँ पे समझो एक पुष्प है रेड कलर का, ठीक, यहाँ पे एक पुष्प है कौन से कलर का, रेड कलर का, जिसमें ये बीच वाला भाग क्या है, जिसमें ये बीच वाला भाग स्त्री केसर है, स्त्री केसर है। समझा रहे हैं, पहले समझ लो, ठीक है, इधर उधर नहीं, फोकस पूरा अपना बोर्ड पे रहना चाहिए। अब इधर क्या बात की है, दूसरा पुष्प है, इधर दूसरा पुष्प है, ये है पुष्प, इसमें क्या है, ये परागकण है बीच में, ये क्या है, पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर, ठीक, यहां तक समझ में आया, पुंकेसर, ये है पुंकेसर। पादप एक है, पुष्प उस पर दो लगे हैं, और पुष्प दो लगे हैं लेकिन उस पे क्या है, स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है, अलग अलग पुष्प में है। तो एक पुष्प से तो क्या होगा, यहाँ से परागकण जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, स्त्री केसर के ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण, ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सजात पुष्पी। सजात क्यों, एक ही पादप है, ठीक, पुष्प अलग अलग हैं और उसमें क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, यानी निषेचन हो रहा है। समझ में आ रहा है, परागण हो रहा है, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं। पर निषेचन या स्वपरागण क्यों नहीं हुआ मैम, क्वेश्चन आया तुम लोगों का, मैम पर निषेचन या स्वपरागण क्यों नहीं हुआ, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो, पर निषेचन, पर मतलब दूसरे पे, पादप भी दूसरा रहेगा और उसमें क्या होंगे, पुष्प भी अलग अलग होंगे, तो उसमें ऐसे जाएगा तो निषेचन या परागण होगा। समझ में आया, तो पर परागण तो नहीं होगा क्योंकि बात क्या की गई है, एक ही पादप होने चाहिए, तो यहाँ पे तो दो पादप हो गए, ठीक, तो दो पादप तो नहीं होने चाहिए। अब स्वपरागण को समझो, स्वपरागण में क्या पूछा होता है, स्वपरागण में एक पुष्प रहता है, स्वपरागण में एक पुष्प रहता है, ऐसे एक पुष्प रहता है, इसी में क्या होते हैं, इसी में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। यहाँ से परागकण निकलेंगे, यहाँ से झड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से परागकण निकलेंगे, वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। लेकिन बात क्या की है, एक पुष्प, एक ही पादप के एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, बोला क्या है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पुष्प है और उसी में क्या है, पुंकेसर स्त्री केसर सेम है, तो एक ही पुष्प का एक ही पुष्प में हो गया परागण, तो ये तो स्वपरागण भी तो नहीं हुआ ना, गलत हो गया। और पर परागण तो वैसे ही गलत होगा, इसमें तो पेड़ ही अलग कर दिया गया, बात की है एक पेड़ की। तो सजात पुष्पी में क्या होगा, सजात पुष्पी में पेड़ एक रहेगा लेकिन उसमें पुष्प दो रहेंगे और यहाँ से परागकण निकलेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो सजात पुष्पी परागण हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हम पूरी शिद्दत से एक्सप्लेन किए हैं और हमने जितने अच्छे से तुम लोगों को समझाया है, आई होप कि तुम लोगों ने भी अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे क्या हो गया, हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये पुष्प है, यहाँ पे पर परागण हो गया, पर परागण या पर निषेचन, ठीक है, यहाँ पर परागण हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सजात पुष्प, सजात पुष्प परागण। सजात मतलब एक ही पुष्प, एक ही पादप है, पुष्प भी सेम है
और उसी पर परागण हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पर एक ही पादप की बात करी है, लेकिन पुष्प अलग अलग होने चाहिए। पादप एक रहना चाहिए, लेकिन पुष्प अलग अलग। तो ये क्वेश्चन आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। और हमने पूरा अच्छे से परागण ही समझा दिया है पूरा, कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। परागण कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? सजात पुष्पी, स्वपरागण और परपरागण। और सजात पुष्पी का बात कर लिए हैं, स्वपरागण की बात किए, हम परपरागण की बात किए। यहाँ पर हम परागण के पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो तुम लोगों को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है तुम लोगों को समझाने के लिए। आई होप कि तुम लोग भी बहुत अच्छा मतलब अपना भी 100% दोगे इसको समझने के लिए और समझोगे। और तुम लोग को ऐसे ही बहुत सारे हम MCQ कराएंगे बोर्ड एग्जाम आते आते ही, ठीक है। और हम 1 शॉट भी लाएंगे, 1 शॉट की क्लासेस भी लेंगे। तो तुम लोग इसका वेट करना। अगर तुम लोगों को और भी कुछ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना कि मैम इस चैप्टर के भी MCQ करा दीजिए, मैम इस चैप्टर के 1 शॉट करा दीजिए, हमको नहीं आते हैं। तो मैम सब कराएंगी, बस तुम लोग क्या करो, अपना 100% दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी ही उमंग और जोश के साथ तुम लोग मेरे साथ बने रहना, मैं तुम लोगों के साथ। मैं अपना 100% तुम लोगों को दूंगी, तुम अपना 100% हमको देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं हम। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। अभी सोना नहीं लेकिन, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, तो जब सो तब नींद नहीं, जब अंधेरा नहीं, यही है, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, यानी कि रात में भी उठ जाओ ना तो बोलो कि सवेर हो गया है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से तुम लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। और तुम लोग बहुत अच्छा करो, ये हमारी कामना है। और हम अपना भी 100% तुम लोगों को देंगे कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप करो। और हम टॉपर इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वाले मैम, टीचर और तुम्हारे साथ हैं। बच्चों अपना 100% दो, जो तुम्हारे काबिल बनाए। एक टीचर ही होता है जो बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाता है। पहला तो पेरेंट्स होते हैं, पहले तुम खुद सोचोगे कि हम कुछ बन जाएं, कुछ कर जाएं। और दूसरा क्या होते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं जो खुद तुमसे सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या हो, कुछ बन जाए, कुछ कर दे। और तीसरा कौन होता है? तीसरा हम टीचर होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अधिक ऊंचाइयों तक जाएं। तो और किसी के पीछे नहीं, अपना 100% पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हें तुम्हारा करियर बनाएगा, तुम्हें आगे अपने जीवन में ले जाएगा और अच्छे से जियोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। हमारी तरफ से तुमको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश, इसी उमंग के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय।